प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास आज भी नागपुर महाराष्ट्र की ही कुंडली है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म कुंडली के पंचांग पे। आपका ध्यान लाऊं, जन्म होता है जातिका का आषाढ़ माह में। ऐसे लोग ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने की काबिलियत रखने वाले होते हैं। दक्षिणायन में पापग्रहों का प्रभाव बढ़ता है। इसके कारण मतलब पापग्रह यानी कि शनि मंगल राहु केतु, इनके कारण जीवन में कई बार विषम परिस्थितियों का निर्माण भी होता है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस अवस्था के कारण व्यक्ति को कई बार सरकारी क्षेत्रों के साथ साथ अपने स्वतंत्र व्यवसाय और प्राइवेट तीनों ही क्षेत्रों से धन कमाते हुए देखा जाएगा। शुक्रवार को जन्मे हैं और शुक्र इस कुंडली के होते हैं द्वितीय भाव के साथ साथ नवम भाव के स्वामी, यानी कि भाग्य भाव के साथ साथ द्वितीय भाव के स्वामी हैं। और बैठे हैं कहाँ? तीन ग्रहों के साथ, सूर्य बुध और शुक्र के साथ मंगल बैठे हैं, यानी कि जन्म कुंडली के दशम स्थान की स्थिति इस कुंडली में सबसे ज़्यादा एक्टिव है और वो चतुर्ग्रही योग लगा करके बैठे हैं। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति बोलता सीधा सच्चा है। उसके दिमाग में और हृदय में कोई कलछपट नहीं होता। भावावेश में आकर के भले ही वो किसी को कुछ भी कह दे, पर उसका हृदय खराब नहीं होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे पितरों का आधिपत्य होता है। अर्यमा नाम के पितर इसके अधिपति देवता हैं। वैसे ओम अर्यमणे नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। और सामान्यतया एक बात और भी है, पितरों के निमित्त दान अमावस्या को निश्चित रूप से करना चाहिए। पितरों के निमित्त दान मतलब चावल, है ना, कच्चा चावल। उसके बाद आप जो कुछ भी आपके पास जैसी सामर्थ्य शक्ति है उस आधार पर आपको निश्चित रूप से पितरों के निमित्त अमावस्या को दान करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो श्वेत आक के पुष्प की जड़ रविवार या शनिवार या मंगलवार, इन तीनों में से किसी एक वार को उखाड़ करके चांदी के ताबीज़ में भर के इसी ओम अर्यमणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और उसे अपने गले में धारण करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य से संबंधित और नक्षत्र जनित जितने दोष होंगे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। वरीयान योग आयु और प्रतिभाशाली व्यक्ति का निर्धारण करता है। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के कारण व्यक्ति राजसिक प्रभावों से युक्त है। हाँ, कभी कभी तीव्रता है, यश प्राप्त करने की लालसा है, मैं जो कर रही हूँ उसका प्रतिफल मुझे मिले, ऐसा भाव तीव्रता से जागृत होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि राजसिक प्रभावों से व्यक्ति युक्त है, जहाँ पद की इच्छा है, प्रतिष्ठा की लालसा है और कई तरीके से व्यक्ति को समाज में और अपने आप को संपन्न बनाने की भूख है। होना भी चाहिए, पर सामान्यतः आप इनसे उलझे नहीं, इसकी पूरी कोशिश आपको करनी होगी। और ठाकुर जी का नाम हमेशा जीवा पे रहे तो कोई भी लक्ष्य बड़ा और कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता है। अब आपकी कुंडली पे लेके आता हूँ। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात जो क्या बनी, शुक्रवार का जन्म, शुक्ल पक्ष में जन्म और दिन के 12:30 बजे का जन्म। एग्जैक्टली दिन के 12:30 बजे के जन्मे लोग थोड़े जिद्दी होते हैं और इस वजह से कई बार उनका प्रभाव छोटे मोटे प्रभावों के गड़बड़ी के कारण, मतलब जैसे अपने मन का नहीं हुआ तो थोड़ा मन उदास हो गया, अशांत हो गया, चीज़ें प्राप्त नहीं हुई तो थोड़ा डिप्रेस हो गए, थोड़ा उदास हो गए, तो ऐसा भाव रहता है। वैसे कन्या लग्न और कन्या राशि इस कुंडली की सबसे अच्छी बात में से अगर मैं बता दूं तो शास्त्रकार यही लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर लग्न में ही चंद्रमा बैठ जाते हों और लग्नेश अगर लग्न से केंद्र में बैठ जाते हों और लग्न पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो और केंद्र के दशम स्थान में बहुत सारे ग्रह भरे पड़े हों तो कुंडली बहुत ही बलवान होती है। जैसे लग्न में ही चंद्रमा
लग्न पे गुरु की दृष्टि, लग्न से केंद्र में बुध और दशम स्थान में बहुत सारे ग्रहों का बैठना। यहाँ शुक्र इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। ये सूर्य आपकी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी होकर के विदेश यात्रा करा रहे हैं। ये मंगल आपकी कुंडली में माता और पिता के बीच में मतभेदों के कारण बन रहे हैं। और ये बुध जो है वो तो स्वतः लग्नेश होते ही हैं। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि यहाँ जो दशम स्थान में स्थिति बनी है उसमें एक अच्छी बात ये आती है कि दशम स्थान में बैठा ग्रह अपने उस भाव की अभिवृद्धि 10 गुना कर देता है जिस भाव का वो स्वामी होता है। तो यहाँ पे मंगल जो बैठे हैं वो अष्टम भाव का और तृतीय भाव का बल बढ़ा देंगे। मतलब व्यक्ति को एक तरफ पराक्रमी बनाएंगे और दूसरी तरफ उसका कंसंट्रेशन ठीक होगा। हालांकि कई बार वो बेवजह की बातों में भी अपने आप को उलझा हुआ सा दिखाएगा। सूर्य जो बैठे हैं वो व्यक्ति का विदेश यात्रा, विदेशी प्रभाव और मोक्ष की गति को बढ़ा रहे हैं या आत्मविश्वास की वृद्धि कर रहे हैं। शुक्र यहाँ बैठे हैं जो धन भाव का वृद्धि कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति की वृद्धि कर रहे हैं, छोटे बड़े भाई बहनों से संबंधों में एक अच्छाईपन दे रहे हैं। और बुध तो यहाँ लग्नेश होकर के ही स्वतः स्वावलंबी और स्वाभिमानी बना रहे हैं। तो दशम स्थान में ग्रहों का बैठना बड़ा ही उत्तम माना गया है और इसे शुभ प्रभाव में देखा जाता है, इसका अशुभ परिणाम नहीं होता। उसके बाद गुरु और शनि जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो शनि का बल बढ़ जाता है। तो शनि कौन है? पंचमेश का बल बढ़ रहा है, यानी कि विद्या, बुद्धि, विवेक, प्रेम, यश, संतान, दाम्पत्य, सहिष्णुता, मंत्र जप। पूर्व काल में मंत्र जपने वाला मंत्र जापक था। पूर्व काल में भी व्यक्ति धर्म को मानने वाला, विशेषज्ञों में विश्वास रखने वाला, पुराणों का अध्ययन अध्यापन करने वाला और अपने बुद्धिमानी को आगे रखने वाला, वो उसकी कोशिश ये रहती है कि कोई भी वो उसे मूर्ख ना कहे, कोई भी उसे जड़ बुद्धि ना कहे। उसकी कोशिश हमेशा रहती है कि वो समाज में बुद्धिमानी अपनी सिद्ध करे और वो बुद्धिमान बने रहना चाहता है। साथ ही साथ वो यश प्राप्त करना चाहता है। उसके जीवन का उद्देश्य है वो किसी के ऊपर आश्रित न रहे, है ना। हंसमुख प्रवृत्ति है, बहुत ज़्यादा की इच्छा नहीं है, संतोषपन की प्रवृत्ति भी है। तो इस तरीके का जो भाव है वो जन्म कुंडली में देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ से अगर आपको विभिन्न ग्रहों की स्थितियाँ बता देता हूँ कि कौन से ग्रह कितने अंशों पे बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की, जो इस कुंडली के 12वें भाव के स्वामी हैं। 21 अंश के बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में और गुरु बैठे हैं कृतिका नक्षत्र में। इसका अर्थ होगा कि सूर्य और गुरु जो महान प्रेमी होते हैं, एक दूसरे के मित्र होते हैं, इन दोनों का एक दूसरे के नक्षत्र में बैठना इस कुंडली की सर्वोत्तम गति को प्राप्त कराने में सहायता करेगी। दो आपस में शत्रु ग्रह भी अगर आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर लेते हैं तो वो कुंडली को बहुत बलवान बना देते हैं। ठीक उसी तरीके से दो अगर परम प्रिय मित्र गुरु और सूर्य जो तत्व के रूप में बड़े ही अच्छे माने गए हैं, उनके अंदर सात्विकता का संचार होता है, अगर ये दोनों एक दूसरे के नक्षत्र का भी प्रभाव पकड़ लेते हैं तो कुंडली बहुत ही बलिष्ठ हो जाती है। मतलब यहाँ पे सूर्य और गुरु अच्छे हैं। उसके बाद चंद्रमा जो बैठे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में और जिनका प्रभाव सूर्य जन्म कुंडली में दिग्बली होके बैठे हैं। अच्छे अंश के बैठे हैं सूर्य चंद्रमा। मंगलदेव बैठे हैं 19 अंश के युवावस्था में 57 कला आर्द्रा नक्षत्र और राहु बैठे हैं 11वें भाव में, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना रहे हैं। मंगल वहाँ पे जन्म कुंडली में 19 अंश के हैं और सूर्य वहाँ 21 अंश के हैं। इस वजह से सूर्य मंगल को अस्त करेंगे। हालांकि यहाँ मंगल का अस्त होना बहुत उत्तम माना जाएगा, क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते, तो उनका अस्त होना ही जातक के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद बुधदेव 20 अंश के बैठे हैं, वो भी अस्त हैं लेकिन वक्री हैं। इस वजह से कई बार लग्नेश का वक्री हो जाना और अस्त हो जाना। हालांकि बैठे स्वग्रही हैं, अपने राशि में बैठा ग्रह कभी भी परेशान नहीं करता है, पर फिर भी वो जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का 2 केंद्रों का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठा है। माता पिता की सेवा व्यक्ति करता है, न्यायप्रिय होता है, पुराणों का अध्ययन करने वाला होता है, ज्योतिष जैसे विषय का जानकार होता है, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, राजदूत बन जाए, राज्यपाल बन जाए, ऐसे क्षेत्रों में सफल होते देखा जाता है। तो बुधदेव यहाँ पे व्यक्ति को कृतज्ञ और धार्मिक बना रहे हैं। वहीं पे अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो 7 अंश 34 कला वृष राशि में बैठे हैं, लेकिन तात्कालिक मैत्री में मित्रता का भाव रख रहे हैं, क्योंकि शुक्र इस भाव के स्वामी हैं, शुक्र इनके सन्निकट ही बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे गुरुदेव भी ठीक है, बुध भी ठीक है, सूर्य भी ठीक है, मंगल शुक्र बुध भी ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ग्रह सारे लगभग अच्छे बैठे हुए हैं। बुध अस्त हैं और वक्री हैं, इस वजह से कई बार इन्हें दुष्परिणाम करते हुए देखा जा सकता है या कई बार विलंब दे सकते हैं, पर सामान्यतः अंततोगत्वा व्यक्ति की ही विजय होती है। तो गुरुदेव आपकी कुंडली में ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति में है, वो आपको चरित्रवान बना रहे हैं।
शुक्रदेव आपको 28 अंश 42 कला में पुनर्वसु नक्षत्र में और गुरु वृष राशि में बैठे हैं। इस वजह से यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा कि शुक्रदेव जिस नक्षत्र में बैठे हैं, जिस अंश पे, उसके आधार पर व्यक्ति को अच्छा पद, मैनेजमेंट करने वाला, सिद्धहस्त अधिकारी, गैजेटेड ऑफिसर बना दे और अनुभवी भी बनाते हैं। और शनिदेव आपकी कुंडली में कृतिका नक्षत्र के बैठे हैं 3 अंश 25 कला के, जिसके कारण व्यक्ति को कई बार थोड़ी बहुत चिंताएं सताती हैं। राहु आपके 0 अंश के बैठे हैं 47 कला के पुनर्वसु नक्षत्र में। उन पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि जा रही है। और इस कारण से कि राहु लग्न कुंडली में भी 4 नंबर में, नवांश कुंडली में भी 4 नंबर में बैठे हैं। और यहाँ पे शनि चंद्रमा, जहाँ शनि स्वग्रही बैठे हैं, यहाँ शनि वृष मित्र की राशि में थे, यहाँ अपनी राशि में गए। यहाँ पे शुक्र का संबंध जो जन्म कुंडली में बन रहा है वो पंचम भाव को देख रहा है, दशम स्थान के स्वामी होकर के। इसे भी मैं खराब नहीं कहूँगा। सामान्यतः पंचम भाव पे शुभ ग्रह का प्रभाव संतान से युक्त व्यक्ति को बना देता है। तो ये आपकी कुंडली में विभिन्न ग्रह हैं और उनका नक्षत्र है। राहु पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ करके आपको भविष्य को देखने वाला और ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला बनाएंगे। ये मैंने आपको पंचांग के साथ आपकी कुंडली के ग्रह के अंश और उनके नक्षत्रों के फलादेश बताए हैं। अब आपकी कुंडली में और भी चीज़ें मैं विस्तार से समझा देता हूँ। अब इस कुंडली में ये देखते हैं कि कौन से ग्रह को कहाँ बैठना चाहिए था और वो कहाँ बैठे हैं, और नवांश और दशमांशा में वो कहाँ बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य को ये भाव मिला था 12वां भाव, और 12वें भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में बैठे हैं बुध और शुक्र के साथ। 12वें के अधिपति लग्न के अधिपति के साथ बैठ गए सूर्य बुध, उसके बाद शुक्र के साथ बैठ गए जो भाग्य के अधिपति हैं, उसके बाद मंगल के साथ बैठ गए जो अष्टम के अधिपति हैं। मतलब ये सूर्य बुध और शुक्र की जो युति बनी है, ये सामान्यतः बहुत अच्छी भी है और बहुत कई बार कंफ्यूज भी कर देने वाली है। क्योंकि सिद्धांतकार ये भी लिखते हैं कि सूर्य बुध और शुक्र बैठना एक ही साथ चाहते हैं, लेकिन जब एक साथ किसी एक भाव में बैठ जाते हैं तो कई बार वो जातक को उसके करियर में एक परेशानी का दौर भी दे देते हैं। इसका अर्थ होगा कि हमारे पास जो ऊर्जा है हम उसे बहुत सीमित समझ करके सही जगह पे खर्च करने से हमें ये बात ध्यान रखनी होगी। मतलब सही जगह पे हम उसे नष्ट करें, ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। और उसके बाद चंद्रमा जो बनते हैं लाभ भाव के स्वामी और लग्न में बैठे हैं जो महाधनी योग लगा रहे हैं। मतलब चंद्रमा अच्छे हैं क्योंकि उन पे गुरु की दृष्टि है, तो ये व्यक्ति के इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और धन मान पद प्रतिष्ठा संतान दाम्पत्य परिवार और बड़े छोटों का सहयोग वो मिलता रहेगा। उनके घर में जो राहु बैठे हैं वो भी ठीक हैं क्योंकि राहु शुभ ग्रह की राशि में है। एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हैं। कई बार व्यक्ति किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा करके देखता है या पैम्पर करता है, ऐसी चीज़ें राहु के कारण होगी। हालांकि फिर भी वो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की पूर्ति में सहायक ही होंगे। मंगलदेव इस कुंडली के लिए तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं। ये कन्या लग्न की कुंडली के लिए इनको अच्छा भाव नहीं मिला है क्योंकि दोनों ही भाव नेष्ठ भाव हैं और नेष्ठ भावों का स्वामी अगर इन्हीं भावों में बैठता है या खास करके पापग्रह जब जन्म कुंडली में अपने उसी भाव में बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और विशेषतया इनको यहीं बैठना चाहिए था, लेकिन ये दशम स्थान में बैठ करके कई बार माता और पिता के बीच मतभेदों को बढ़ाने वाले बन रहे हैं। ये कई बार माता और पिता के प्रभावों को कमज़ोर करने वाला या उनका सुख कई बार कमज़ोर मिलने वाला या बीमार या स्वास्थ्य ऐसी चीज़ें। उसके बाद अष्टमेश होकर के लग्न को देखेंगे तो अष्टमेश जहाँ बैठते हैं उसको भी दूषित करते हैं और जहाँ देखते हैं उसको भी परेशान करते हैं। इसका अर्थ होगा कि कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ वो उसमें उलझना नहीं चाहता है पर फिर भी उसमें वो उलझेगा। हाँ, एक अच्छी बात क्या होगी कि व्यक्ति अपने धन से खूब बढ़िया धन कमा करके अपने परिवार की सुरक्षा करता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी पूरी ऊर्जा के साथ निभाता है। मतलब अपने जीवन की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो सब व्यक्ति इसी मंगल के कारण निभा लेता है। बुधदेव लग्न के साथ साथ दशम स्थान के अधिपति हैं। स्वावलंबी, स्वाभिमानी, कर्तव्यपरायण, इच्छित वस्तु की प्राप्ति करने के लिए पूरी मेहनत करने वाला, तार्किक, समझदार और प्रबुद्ध मानसिकता का बेहतरीन इंसान होता है। बुध अगर वहाँ सूर्य के साथ नहीं बैठे होते तो कई बार आपका व्यय गड़बड़ हो जाता, लेकिन लग्नेश के साथ अगर 12वें भाव के स्वामी केंद्र में बैठ रहे हैं तो इसका एक शुभ परिणाम ये होता है कि व्यक्ति का व्यय गलत जगह पे खर्च नहीं होता है या गलत जगह पे वो व्यय नहीं करता है।
बुध सूर्य और शुक्र के साथ मंगल की दृष्टि चतुर्थ स्थान पे है और चतुर्थ भाव के अधिपति नवम स्थान में। ये व्यक्ति अपने माता और पिता दोनों की भरपूर सेवा करेगा और उनके ही नींद सोए और उनके ही नींद जगे वक्त पड़ने पे, मतलब भरपूर सेवा करने वाला, शुश्रूषा का भाव रखने वाला, कृतज्ञ और श्रवण कुमार की भांति अपने माता पिता की सेवा करने वाला होता है। उसके बाद बात करते हैं बुद्धदेव की बात हो गई। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम के अधिपति हैं। ये दो भावों के स्वामी हैं, केंद्र में नहीं बैठे हैं, इस वजह से इन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। और साथ ही साथ अगर सप्तम में बैठते तो केंद्राधिपति दोष लगता है। त्रिकोण में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ ये दाम्पत्य और विवाह के बाद व्यक्ति के जीवन में न्याय, दर्शन, धर्म, आध्यात्म, चिंतन, न्यायप्रियता और लोकप्रियता किसी न किसी विषय के कारण व्यक्ति की बढ़ती है और वो विवाह के बाद और भी ज़्यादा ऊंचे भाग्य और यश की प्राप्ति करता है, जहाँ संतान में दिक्कत नहीं होती और पति पत्नी के बीच का कम्युनिकेशन भी बहुत ही बेटर होता है। उसके बाद गुरु की दृष्टि लग्न पे यशस्विता देगी, तीसरे भाव पे कम्युनिकेशन बेहतर होता है और नवीं दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पर नीच की दृष्टि है, लेकिन पंचमेश पंचम के कारक के साथ नवम भाव में, इस वजह से यहाँ पे न्याय, दर्शन, लॉ और बाजार को समझने की शक्ति, इन सभी चीज़ों का व्यक्ति समझदार होता है। मतलब इसमें जरा भी संशय नहीं है कि यहाँ पे गुरु और शनि बैठ करके यहाँ का बल बढ़ा रहे थे। मतलब यहाँ पे कमजोरी नहीं है कि यहाँ पे गुरु की राशि बनी नहीं है, पर गुरु उस भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं। वहाँ पे एक शुभ ग्रह बैठा है, क्योंकि केतु देव जब पंचम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत पेट से संबंधित समस्या देते हैं, पर वैसे वो कृतज्ञ होता है भगवान के प्रति, उसकी भक्ति सदैव जागृत रहती है। उसके बाद शुक्र देव की बात करते हैं तो शुक्र नवम के साथ साथ द्वितीय भाव के स्वामी हैं, मारक भाव के स्वामी हैं और शुक्र देव बैठे हैं किसके साथ? मंगल के साथ, जो अष्टम भाव के स्वामी हैं, 12वें के स्वामी सूर्य के साथ। तो इसका अर्थ होगा कि शुक्र, सूर्य और मंगल जब ये तीनों एक साथ एक्टिव होंगे और उसमें राहु का अंतर आएगा तो व्यक्ति को मारक दशा चलेगी। मतलब ये दशा कष्ट होगी। जैसे राहु की महादशा में शुक्र चल जाए, उसके बाद उसी में सूर्य आ जाए, उसी में मंगल आ जाए और उसमें ये ग्रह दशा जब चल जाएगी तो कई बार ये मंगल शुक्र और राहु, मंगल शुक्र और राहु इस कुंडली के मारक ग्रह बनेंगे, या इस कुंडली में यही जो दशा होगी वो जातक को कष्ट देगी। उसके बाद जरा विचार करें तो सप्तम भाव के साथ जब कभी भी शनि का संबंध बनता है छश्छेस होकर के, तो कई बार ये भी अपनी दशा काल में रोग और शोक देते हैं, उदासीनता देते हैं। तो शनि और गुरु की जो दशा चलेगी उसमें भी कई बार व्यक्ति के जीवन में उदासीनता देखने को मिलेगी, या व्यक्ति में एक वैराग्य भाव ऐसा जागृत होता है। तो ये हैं आपकी कुंडली के शुक्रदेव। और उसके बाद बनते हैं शनिदेव, जो जन्म कुंडली के पंचम के साथ साथ छठे भाव के स्वामी हैं। ये कभी कभी घर्षण भी देते हैं और हालांकि ये व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। छठवें भाव का स्वामी अगर दशम स्थान में या नवम स्थान में बैठता है तो व्यक्ति को उसका अधिकार सुरक्षित रहता है, उसकी सीट रिजर्व रहती है, उसका अधिकार कोई छीन नहीं सकता है और किसी भी तरीके से वो अपने शत्रुओं पे कभी भी विजेता ही बनता है, बड़ी परीक्षाओं में बैठता है और ऊंची उत्तीर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। तो ये शनि का प्रभाव हो गया। शनि की तीसरी दृष्टि राहु पे और यहाँ के अधिपति के ऊपर मंगल की दृष्टि है। जरा ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा की राशि पे, चंद्रमा लग्न में और उस पे मंगल का प्रभाव। इसका अर्थ होगा कि एकादशवें भाव पे शनि मंगल राहु पहले ही बैठे हैं, तो शनि भी देख लिए, राहु यहाँ बैठे हैं और इस भाव के अधिपति पर मंगल की चौथी दृष्टि है। तो एकादशवां भाव शनि मंगल राहु केतु से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति को एक तरफ से महत्वाकांक्षी बना रहा है, दूसरे तरीके से उसके जीवन में एक जगह से नहीं कई जगह से धन के मार्ग भी खोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद शनि की सातवीं दृष्टि यहाँ पे और राहु की सातवीं दृष्टि यहाँ पे, तो पांचवी दृष्टि यहाँ पे। इस भाव के लिए कई बार छोटे भाई बहनों का मतभेद जागृत होता है या कई बार उसका कम्युनिकेशन देर से जागृत होता है। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि अपने भाव पे जा रही है, इस वजह से व्यक्ति शत्रुओं से विजेता होता है, शत्रुओं से हारता नहीं है। राहु और केतु के बारे में मैंने यह बात कर दी। अब नवांश चक्र के सीधे मैं आपको लेकर आता हूं। तो 12वें भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं। लग्न के अधिपति का उच्च का होना बुध के साथ ही बहुत अच्छी स्थिति। चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी होकर के सप्तमेश के साथ बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, एक अच्छा सांसारिक जीवन। उसके बाद शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पे है, दशम भाव के स्वामी होकर के सास ससुर का सुख बढ़िया सुख मिलता है। केतु यहाँ भी 10 नंबर में बैठे थे, यहाँ भी 10 नंबर में बैठे हैं, इसे बहुत ही उत्कृष्ट माना जाएगा जो व्यक्ति की सुरक्षा कर रहा है। उसके बाद
शुक्रदेव आपके एकादशवें भाव की वृद्धि कर रहे हैं, बुधदेव आपकी कुंडली के एकादशवें भाव की वृद्धि कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस कुंडली में गुरु और मंगल जो यहाँ बैठे हैं ये भी बहुत ही बेहतरीन परिणाम कर रहे हैं, क्योंकि पंचम और चतुर्थ भाव के स्वामी दोनों एक साथ अष्टम में बैठे हैं। तो थोड़ी बहुत घर्षण के साथ ही सही, पर व्यक्ति को उसका यश, उसकी प्रतिष्ठा, उसके मेहनत का फल निश्चित रूप से मिल जाता है। नवांश कुंडली के सप्तम भाव में जो शनि और चंद्रमा बैठे हैं उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और नवांश कुंडली के नवम भाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी है। लग्नेश का उच्च का होना, सप्तमेश का सप्तम में बैठना, पंचम भाव पे शुक्र की दृष्टि, ये सारी स्थितियां नवांश कुंडली को बलवान बना रही हैं। नवांश कुंडली में गुरु और मंगल अगर अष्टम भाव में नहीं बैठे होते तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती थी। लेकिन ये अष्टम भाव में बैठे हैं, पर फिर भी यहाँ अपनी राशि के बैठे तो एक अच्छा दाम्पत्य, खूबसूरत ससुराल और बेहतरीन जीवन की नींव रख रहे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपका ध्यान लाता हूँ। अगर दान पुण्य करना हो तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सबसे अच्छा रहेगा। विवाह के लिए मिथुन राशि मिथुन लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न, ये दोनों लग्न अच्छे रहेंगे। इसके साथ मीन और कर्क भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो अभी वर्तमान में चल रही है राहु की दशा, इस वजह से गणेश जी की खूब आराधना करनी चाहिए, उन्हें दुर्वा अर्पित करना चाहिए, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए और नित्य मंदिर का दर्शन करना चाहिए। अपने से बड़ों का आदर खूब करना होगा। एकादशवें भाव पे आपकी कुंडली में शनि मंगल राहु केतु सबका प्रभाव है और ये कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऊंची मानसिकता, ऊंची महत्वाकांक्षा का मालिक बना देता है। पर जन्म कुंडली का एकादशवां भाव अगर पापक ग्रहों से प्रभावित हो तो इसे और भी ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, जबकि है। और इस भाव के स्वामी गुरु से दृष्ट हैं, तो मैंने इस पे सिद्धांत बताया है कि एकादशवें भाव के स्वामी अगर गुरु से प्रभावित होते हों तो ये सर्वोत्कृष्ट बात हो जाती है। उसके बाद नक्षत्र के मैं ऊपर चर्चा कर रहा था, मकर और वृष राशि के जातकों से मित्रता अच्छी रहेगी, शत्रुता नुकसान ज़्यादा कर देगी वृश्चिक, मीन और सिंह वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है उत्तर दिशा की तरफ। विवाह के लिए पूरब और उत्तर बहुत उत्तम रहेगा। अंक आपके लिए 4 और 7 बहुत अच्छे रहेंगे। दिन वार आपके लिए बुधवार और गुरुवार का दिन अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ दशमांशा चक्र का ध्यान लेके आते हैं। मकर राशि का निर्माण पंचम भाव में हुआ है। यहाँ के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश, लग्न में अष्टम भाव के स्वामी। इसका अर्थ है कि व्यक्ति कई बार आरंभ में कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भी भटकाव रख सकता है और बाद में चल करके वो सही ट्रैक पे जाए। मकर लग्न की कुंडली के लिए मंगल और बुध का 12वें जाना। मंगल यहाँ नवम भाव, एकादशवें भाव के स्वामी हैं और बुध नवम भाव के स्वामी हैं। विदेश यात्रा, विदेशी कंपनी, विदेशी प्रवास, विदेशी ट्रेनिंग, ये सब मंगल और बुध दे रहे हैं। धन के अधिपति का लग्न में आना, लग्न के अधिपति का धन में आना धन योग होता है। गुरु और शुक्र जैसे बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे जो तृतीय भाव में बनी है, ये व्यक्ति के एक्सपेक्टेशन को हाई रखती है और उसे प्राप्त करने में सहयोगी भी होती है। व्यक्ति बहुत अच्छे धन का मालिक होगा और उसकी प्रगाढ़ता लोगों को प्रभावित करेगी। अच्छा चिंतन, अच्छी प्रक्रिया, चूहा बहुत है मेरे यहाँ यहाँ तक आ जाते हैं। जहाँ तक मैं वीडियो बनाता हूँ तो एकदम यहाँ इस कुर्सी तक आ जाते हैं, एकदम घूमते रहते हैं ऐसे, थोड़ा भी डर नहीं है। तो ये स्थिति है। मैं ये बात कर रहा था, गुरु और शुक्र का प्रभाव यहाँ बहुत अच्छी है। शनि का प्रभाव यहाँ धनदायक हो रहा है। चंद्रमा आपको स्वतंत्र व्यापार की भी इजाज़त देते हैं। मन करे तो आप अपना स्वतंत्र व्यापार कर सकते हैं। और मैंने नक्षत्र के आधार पे क्या बात बताई थी, आप सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं और स्वतंत्र कारोबार भी कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें। मारक ग्रह के बारे में मैंने चर्चा की है आपसे अभी थोड़ी देर पहले, मैंने पूर्व में बताया था। अब इस कुंडली में मैं अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। हमें हमारा ज्ञान, हमें हमारी बुद्धि को और भी ज़्यादा शांत रखने की आवश्यकता है। इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है। बहुत जल्दी किसी पे विश्वास करने से ज़्यादा बेहतर है हम उसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से परख लें। हमारी वाणी, हमारा सुख, हमारी पैतृक संपत्ति और हमारा कारोबार हमेशा हमारे पास रहेगा। उसके बाद हमारी पराक्रम की स्थिति बहुत अच्छी है। हम प्राप्त करने से मतलब इकट्ठा करना, जैसे आप चाहें कि हम उसे कुछ स्टेट के रूप में रख लें तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी, हो सकता है। तो आप अपने बच्चों के नाम पे अपनी संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। निवेश आप इस कुंडली के आधार पर आभूषण और केमिकल में कर सकते हैं। उसके साथ साथ
हमें पढ़ने में मन थोड़ा कम लग रहा है, हम उसको और भी ज़्यादा ठीक करेंगे। व्यापार और नौकरी दोनों ही इस कुंडली में किए जा सकते हैं। कंसंट्रेशन 100% बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ थोड़ा कमज़ोर मिल रहा है, इस वजह से देवी मैया के मंदिर का दर्शन करें। इसके साथ साथ हमें करियर में कंफ्यूज नहीं होना है। हम जो लक्ष्य बना करके चल रहे हैं, हमें उसमें प्राप्त होने के 100% आसार हैं। इतना ही नहीं, हमारी कुंडली लगभग जितना हम चाहते हैं और जितनी मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा हमें प्राप्त करवा देगी या लगभग मिल जाएगा। व्यय पे हमें नियंत्रण रखना है, किसी दूसरे के झगड़े में और लफड़े में हमें नहीं पड़ना है। भवन, भूमि, वाहन आदि के मामले में अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली के आधार पर जो षोडशांसा चक्र बना हुआ है उसके आधार पर बुध और शनि के साथ शुक्र की दशा भवन, भूमि, वाहन के लिए या खरीदने या बेचने के लिए अच्छी रहेगी। जब कभी भी करना हो आपको सिर्फ दशा देखनी होगी। माता और पिता से संबंधित जो स्थिति द्वादशांसा चक्र में देख रहा हूँ उसके आधार पर पिता और माता दोनों में से माता की सेवा ज़्यादा दिखाई दे रही है, पिता का प्रभाव थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान आपसे ज़्यादा भाग्यशाली और अनुभवी होगी, थोड़ा दूर रह सकती है। पूजा पाठ में मन थोड़ा कम लगता है लेकिन विश्वास है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ तो हमें अपने पेट का ध्यान रखना है, हार्मोन गड़बड़ ना हो इसका ध्यान रखना है। पाचन तंत्र ही इस कुंडली का परेशान कर सकता है, बाकी तो वैसे कोई लंबी और गहरी बीमारी इस कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। इतनी सारी चीज़ें हैं। कौन सा ग्रह होरा चक्र के आधार पर आपकी कुंडली में जितने ग्रह हैं, जितने सारे सूर्य से लेकर के शनि, राहु, केतु पर्यंत सब आपके समक्ष आपकी सेवा के लिए खड़े हैं, क्योंकि सारे के सारे ग्रह होरा चक्र में चंद्र के होरा में गए हैं। क्लियर है? अरिष्ट चक्र के बारे में मैंने बताया है, पेट और हार्मोन गड़बड़ हो सकता है। हमारी कुंडली में अनुभव ज़्यादा मिल रहा है, हम सीखने की आवश्यकता हमें और भी ज़्यादा है। वो जो अनुभव हमें मिला है हम उसे बार बार कितना उससे सीख रहे हैं, उसका इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना होगा। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अवस्थागत न तो बाल्यावस्था का है, न तो कुमार अवस्था का है और न तो युवावस्था का है। सारे ग्रह वृद्ध या मृतप्राय होकर बैठे हैं। इस अवस्था के आधार पर हमें पूरी एनर्जी लगानी है, अपने आप को शांत रखना है, दत्तचित्त होना है और बहुत ही बेहतरीन निर्णय लेना है जिसमें मंगल आपकी सहायता कर रहे हैं। चंद्र मंगल योग लगा हुआ है। अब कुंडली में कितने प्रकार के धन योग लगा हुआ है ये मैं आपको बता दूं तो लग्न के अधिपति का दशम में जाना महाधनी महालक्ष्मी संपन्न योग होता है। धन भाव के स्वामी का भाग्य में, भाग्य के अधिपति भाग्य धन के कारक दशम स्थान में बैठना शुक्र का, ये भी आपके पास निरंतर काम रहता है। तृतीय भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना भी पराक्रमी योग होता है। चतुर्थ स्थान के स्वामी का नवम में बैठना भाग्यशाली योग होता है, सुखकारी योग होता है। पंचम भाव के स्वामी का नवम में आना ये अपने आप में महाभाग्यशाली महाधनी योग है। छठवें भाव के स्वामी का नवम में जाना ये कई बार थोड़े घर्षण का योग बनाता है, पर फिर भी आपकी प्रतीक्षा में आपका परिणाम इंतजार कर रहा है, आपकी प्रतीक्षा वो कर रहा है। सप्तम भाव के स्वामी का नवम में बैठना महाभाग्यशाली योग। अष्टम स्थान के स्वामी का दशम में बैठना ये कई बार परेशानी करता है। नवम स्थान के अधिपति का दशम में बैठना ये केंद्र त्रिकोण योग है, ये लक्ष्मी संपन्न योग है। बुध का सप्तम में दशम में बैठना, दशम स्थान के अधिपति का दशम में बैठना, यहाँ बुद्धादित योग लगेगा। एकादशवें भाव के स्वामी का लग्न में आना महाभाग्यशाली महाधनी योग बनता है। 12वें भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना व्यक्ति विदेशों में भी अपने कारोबार को शुरू कर सकता है। इतनी सारी चीज़ें हैं। और आपको मैं क्या बताऊं, जीवन पर्यंत अगर कोई रत्न इस कुंडली में धारण करना होगा तो आप बुद्ध का रत्न पन्ना पहन सकते हैं, 100% बहुत अच्छा रहेगा। अभी तो वर्तमान में एक लाजवर्त धारण करना चाहिए, चांदी में, गले में भी पहन सकते हैं। सूर्य को अर्घ देना चाहिए, नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। और ये कुंडली सौभाग्यशाली है क्योंकि लग्न और राशि जब दोनों एक ही ग्रह हो जाते हैं तो कुंडली को बलवान समझा जाता है, कुंडली बलवान होती है। जरा ग्रहों को समझिएगा, युति में जो बैठे हैं गुरु शनि के साथ बैठे हैं। गुरु कौन है? चतुर्थ स्थान के अधिपति। शनि कौन है? पंचम के अधिपति। यहाँ पे नवम चतुर्थ पंचम का संबंध नवम में बन गया, ये केंद्र त्रिकोण का योग हो गया। उसके बाद देखिए
यहाँ जो युति बनी है मंगल की बुध से, मंगल कौन है? अष्टम भाव के स्वामी। बुध कौन है? दशम भाव के स्वामी। लग्नेश और अष्टमेश की युति जब दशम स्थान में होती है तो व्यक्ति कारोबारी प्रवृत्ति का होता है, वो अपने बल पर आगे बढ़ना चाहता है और हर जगह वो दिमाग लगाता है। शुक्र कौन है? धन भाव के स्वामी। इस वजह से जब दशम भाव के स्वामी या दशम भाव में धन और लाभ 12वें भाव के स्वामी का संबंध बनेगा तो कई बार व्यक्ति के जीवन में थोड़ा व्यय रहता है ना। मतलब सूर्य की दशा में व्यक्ति को जिम्मेदारियों का एहसास होता है। वैसे इस कुंडली के आधार पर पंचम भाव, लग्न, दशम, लाभ और इसके साथ साथ चतुर्थ भाव ठीक बने हुए हैं तो कुंडली को मैं कमज़ोर नहीं कह रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब आपकी कुंडली में मैं और भी चीज़ें क्या बता सकता हूँ, तो मैं इतनी बात कहता हूँ कि कुंडली में जो सर्वाधिक अंशों के साथ आपकी कुंडली का ग्रह बैठा है वो आपकी कुंडली में शुक्रदेव हैं। 28 अंश 42 कला। इसका अर्थ है, जरा सोचिएगा कि कन्या लग्न की कुंडली के लिए भाग्य भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, वही आपकी कुंडली के आत्मकारक ग्रह हैं। नवांश कुंडली में वो शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली में दशम भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी होकर के एकादशवें में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। ये अच्छी बात है, वो व्यक्ति को आगे बढ़ने का बल देते रहेंगे। पंचम भाव के स्वामी यहाँ शुक्र बनते हैं और यहाँ वो कहाँ बैठते हैं? कौन से भाव के स्वामी बनते हैं? दशम भाव के स्वामी। एकादशवें में यहाँ भी वो धन जोड़ने का काम ही कर रहे हैं। क्लियर है? लग्न के अधिपति का दशम भाव में जाना और यहाँ से 10 घर आगे जब जोड़ रहे हैं तो यहाँ के स्वामी गुरु ही बनते हैं जो भाग्य से संबंध बना रहे हैं। व्यक्ति भाग्यशाली, धार्मिक और पुरोधा होने के साथ साथ परोपकारी भी होगा। क्लियर है? कोई भी शुभ कार्य करना हो, शुक्र के साथ गुरु की दशा का और शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संतान, दाम्पत्य, परिवार से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो शनि और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन, नौकरी बदलना, प्रमोशन, इस तरीके का कोई भी निर्णय अगर आएगा तो मंगल के साथ केतु और राहु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।